अध्याय। अधीनस्थों के समूह ने जल्दबाजी में तैयार किया, जनरलों और सैनिकों को बुलाया। जनरलों और सैनिकों ने जून हो का पालन करने के लिए पश्चिम की यात्रा पर सभी को अपनी पत्नियों और बच्चों को अलविदा कहा, बस प्रस्थान के लिए इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब तक वह हरी न हो। अंधेरा। अतीत में वर्ष की शुरुआत में लड़ाई का रिवाज शायद ही कभी होता था, इसलिए नए साल के दिन के बाद सरकारी कार्यालय में इस तरह के कई जरूरी मामले नहीं थे और जून हो को लकड़ी के कार्ड फाइलों के ढेर में खुद को दफनाने की कोई जरूरत नहीं थी। गोंगसुन यांग को पता नहीं था। अधीनस्थों का समूह भी जून हो के निर्देश देने की प्रतीक्षा कर रहा था, इसलिए वह पहले ही साहसपूर्वक उससे एक सवाल पूछने आया था। उस समय जून हो ने जवाब दिया कि वह इस तथ्य से सहानुभूति रखता है कि अधिकांश जनरलों और सैनिकों को वर्ष की शुरुआत में शायद ही कभी अवसर मिलता है, इसलिए उसने अपना विचार बदल दिया ताकि सभी को थोड़ा और खाली समय मिल सके। नीचे जून हो की समझ के लिए आभार व्यक्त करते हुए जयकारे की झड़ी लग गई। अपने अंतर्ज्ञान के साथ गोंगसुन यांग ने इस पर बहुत अधिक विश्वास नहीं किया, लेकिन उसने यह भी देखा कि कमोबेश ऐसा इसलिए था क्योंकि मार्क्विस जाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने उससे आग्रह नहीं किया। लेकिन अब वह उससे आग्रह नहीं कर सकता था, क्योंकि कुछ हुआ था। 3 दिन पहले झांग जियान और ली चोंग ने एक संदेश भेजा कि लोंगक्सी में शाओ डांग जियांग लोग विद्रोह कर रहे थे और शांगजुन के एक क्षेत्र पर हमला कर रहे थे। सौभाग्यवश इसे समय रहते दबा दिया गया। जून हो को रणनीति पर चर्चा करने के लिए जल्दी से यहाँ आने के लिए आमंत्रित करें। कल रात जिंगझो ने भी एक जरूरी पत्र भेजा था, अब यह गोंगसुन यांग के हाथों में है। हालांकि वह अभी भी जून हो के यहाँ आने और इसे खोलने का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसने यह भी अनुमान लगाया कि यह शांगजुन की अराजक स्थिति से संबंधित था। इसलिए जैसे ही उजाला हुआ, वह जून हो के आने का इंतजार करने लगा, लेकिन आज भी वह उसे नहीं देख पाया। गोंगसुन यांग ने अपनी गर्दन लंबी होने तक इंतजार किया। संदेश देने के लिए किसी को वेई प्रांत भेजने वाला था, तभी उसने जून हो को कार्यालय में आते देखा। इसलिए उन्होंने जल्दी से खबर भेजी और एक सवाल पूछने का मौका लिया। वेई शाओ ने पत्र खोला और उसे पढ़ा, फिर उसे गोंगसुन यांग को दे दिया। झांग जियान ने बताया कि लियांगझो के गवर्नर फेंग झाओ ने शाओ डांगजियांग को गुप्त रूप से अपराध करने के लिए उकसाया था, जिससे परेशानी पैदा करने की साजिश रची गई थी। कृपया जल्दी आइए, प्रभु। जियाओ डांग जियांग पश्चिम में सबसे शक्तिशाली जियांग समूह है। जियोनगनु की तरह वे भी चरवाहे के रूप में जीवनयापन करते थे, लेकिन धीरे धीरे हान लोगों से सीखकर खेती करने लगे। हान लोगों की धारणा के अनुसार जियांग लोगों के पास मनुष्यों के विपरीत भयानक शारीरिक संरचना है। 10 साल से भी अधिक समय पहले जियांग लोगों की जनसंख्या कुछ 100,000 से भी कम थी और उन्होंने भी हान राजवंश के अधीन होकर काम किया। बाद में ट्रान तुओंग के क्रूर शासन के कारण ट्रान तुओंग ने हमेशा जियांग लोगों को मवेशी और घोड़े के रूप में समझा और उनके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया। वे न केवल यह चाहते थे कि जियांग लोग उन्हें श्रद्धांजलि दें, बल्कि उन्होंने पुरुषों को गुलाम भी बना लिया और महिलाओं को वेश्यालयों में जाने के लिए मजबूर किया। जियांग लोगों के नए नेता, जिसका नाम डियाओ मो था, ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और हान लोगों से बचने की कोशिश करते हुए दूसरी बार विद्रोह कर दिया। उसने शीहे जिले पर भी कब्जा कर लिया। पिछले साल चेन जियांग ने जिंगझो खो दिया। वेई शाओ ने सबसे पहले डियाओ मो को शांत किया, लेकिन डियाओ मो ने फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, केवल जियांग लोगों की स्थिति में पीछे हट गया। उस समय वेई शाओ जल्दी से यूझो लौट आया। उसने देखा कि सीमा शांतिपूर्ण थी
इसलिए उसने अस्थायी रूप से सभी काम छोड़ दिए और घर लौट आया। अप्रत्याशित रूप से इतनी जल्दी वर्ष की शुरुआत में शाओ डांगजियांग लोगों ने शांगजुन पर हमला किया। इसके अलावा इसमें लियांगझो के गवर्नर फेंग झाओ भी शामिल हैं। मेरे स्वामी क्या सोचते हैं? गोंगसुन यांग ने पूछा। पश्चिमी लियांग को शांत करना और जियांग लोगों को वश में करना ही भविष्य की परेशानियों को रोकने का एकमात्र तरीका है, अगर वह बाद में दक्षिण की ओर जाने का फैसला करते हैं। यही उद्देश्य भी था कि वेई शाओ जिन यांग के पास जाना चाहता था। गोंगसुन यांग भी यह बात समझ गए। वेई शाओ ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, कल सुबह मैं सबसे पहले निकलूंगा। 3 दिनों के भीतर सेना को सबसे तेज गति से जिन यांग के पास जाना होगा। वेई शाओ दोपहर से पहले सरकारी कार्यालय से लौट आए। आम तौर पर वह अंधेरा होने से पहले घर नहीं लौटते थे, इसलिए वेस्ट रूम में मौजूद सभी बूढ़ी नौकरानियां हैरान थीं। जल्दी से उसे खाना परोसा। जियाओ कियाओ अभी भी वापस नहीं आया था। वेई शाओ बेचैन था। उसने अपना खाना नहीं खाया और अपने घोड़े पर सवार होकर सीधे शहर से बाहर निकल गया, ताइक्सिया की ओर। फरवरी की शुरुआत में ताइक्सिया समारोह उन किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था जो खेती करके अपना जीवन यापन करते थे। आसमान अभी अभी चमकना शुरू हुआ था और गांव वाले अपने साथ चिप्स, अंडे और नई शराब के कई जार लाए थे, जिन्हें उनके परिवारों ने पिछले साल आश्वित किया था, और वे सभी थाईजा मंदिर के सामने शहतूत के जंगल में बलि समारोह में भाग लेने के लिए पूर्वी उपनगरों में चले गए। शुभ घड़ी आ गई थी और ढोल जोर जोर से बज रहे थे। nguडुओंग लेन और बलि समारोह में भाग लेने वाले गांव वालों ने स्थानीय देवता को सम्मान देने के लिए 3 बार घुटने टेके और प्रणाम किया, टोस्ट किया, भोजन और विभिन्न अनाज चढ़ाए, प्रार्थनाएं पढ़ी और अंत में उन्होंने धूप को टियू कियू को दिया ताकि वह इसे व्यक्तिगत रूप से धूपदान में रख सके, और फिर एक बार फिर प्रार्थना की, जिससे समारोह समाप्त हो गया। ngो परिवार एक स्थानीय स्वामी था और लोगों द्वारा हमेशा उसका सम्मान और प्यार किया जाता था। हर बार जब वह नए साल का समारोह करती थी तो श्रीमती चू घमंडी और चिड़चिड़ी हो जाती थी। समारोह खत्म करने के बाद वह जल्दी से अपनी कार में बैठ जाती और चली जाती। इस वर्ष इसे पुनः महिला सेना में बदल दिया गया। लोगों ने वेई परिवार की नई मालकिन को देखा, जो युवा और सुंदर, मुस्कुराती और मिलनसार थी, और उसने लोगों का दिल पूरी तरह जीत लिया था। काम खत्म करने के बाद सभी लोग उसे घेरने के लिए दौड़े, उम्मीद करते हुए कि रानी नई शराब का स्वाद चखेंगी, उसका मूल्यांकन करेंगी और सभी के साथ उसका आनंद लेंगी। यह थाईजा त्योहार परंपरा में मनोरंजन का एक रूप भी है। सामुदायिक घर में सभी कुलों ने नई शराब पेश की, एक दूसरे पर टिप्पणी की, फिर उन्होंने चढ़ावे के लिए एक प्रकार की शराब चुनी और उसे बर्तन में डाल दिया। अगर उन्हें कोई विकल्प दिया जाता तो दरबार में मौजूद कबीले के लोग इसे सम्मान की बात मानते। लोगों की दयालुता को नकारना मुश्किल था, इसलिए टियू कियू और nguडुओंग ने वेदी के सामने कुछ गिलास शराब का आनंद लेने का आदेश दिया। शराब के कई जार बड़े करीने से शेल्फ पर रखे गए थे। जार पर लाल कागज चिपका हुआ था जिस पर फुक लिखा हुआ था और हर परिवार का चिन्ह भी था। एक नज़र में ही आप समझ जाएंगे। कुलीन महिलाएं भी पुरुषों की तरह शराब पीना पसंद करती हैं। मैडम टू की शराब सहनशीलता भी बहुत अच्छी है। जब वह छोटी थी तो खाने के बाद वह अपना मुंह धोने के लिए शराब पीती थी, लेकिन ट्यू कियू की शराब सहनशीलता अच्छी नहीं थी, इसलिए वह आमतौर पर ज्यादा नहीं पीती थी। मेज पर रखे शराब के बड़े और छोटे जार को देखकर जो उसके चखने का इंतजार कर रहे थे, वह थोड़ा हैरान हुई। लेकिन चूंकि वह पहले ही आ चुकी थी, इसलिए हर कोई उसे फिर से देखने के लिए उत्सुक था
जैसे कि किसी शेल्फ पर बत्तखों का पीछा करना। उसके पास अपनी आंखें बंद करने और नुगुडुओंग ऑर्डर का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शराब के पहले जार से शुरू करके हर एक का आनंद लेना। सौभाग्य से उसने शराब के प्रत्येक जार का केवल एक कप पिया। उसने केवल स्वाद देखने के लिए एक घूंट लिया, क्योंकि प्रत्येक परिवार प्रतियोगिता के लिए नई शराब बनाने पर ध्यान केंद्रित करता था और इसमें कोर्ट में परिवारों का सम्मान भी शामिल था। इसलिए उसने लापरवाही बरतने और काम खत्म करने की हिम्मत नहीं की। शराब के प्रत्येक कप के साथ उसने स्वाद का स्वाद लेने की पूरी कोशिश की। मजबूत या कमजोर, कसैला या स्वादिष्ट, धीरे धीरे जब तक दर्जनों जार खत्म न हो जाएं। शुरू से लेकर आखिर तक सबने इसका आनंद लिया। अंत में उसने और नुगुडुओंग ने चर्चा करने और सबसे अच्छा जार चुनने का आदेश दिया। मंडप में ग्रामीणों ने जयकारे लगाए और नृत्य किया। सभी ने एक दूसरे को आमंत्रित करने के लिए शराब निकाली। बाकी को ऊपर के जार में चढ़ाया जाएगा। इसके बाद गाना बजाना और नाचना शुरू हुआ। शहतूत के जंगल में प्राचीन संगीत गूंज रहा था। हर कोई खुश और आनंदित था। युवा पुरुष और महिलाएं शहतूत के जंगल के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे, एक दूसरे का पीछा कर रहे थे। हंसी स्पष्ट और हर्षित थी। अभी अभी उसने बहुत सारी शराब पी थी। हालांकि उसने प्रत्येक प्रकार की थोड़ी थोड़ी ही पी थी, लेकिन कुल मिलाकर यह थोड़ी नहीं थी। अनेक प्रकार की मिश्रित शराब गले से नीचे उतरकर पेट में रिसती है, धीरे धीरे जलन पैदा करती है। जब नगुडुओंग ने उसे लोक नाटक देखने के लिए आमंत्रित किया, तो टियो क्यू का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसके गाल लाल होने लगे। सौभाग्य से जुआन नुओंग और श्रीमती लैम उसका साथ देने के लिए उसके साथ खड़े थे, इसलिए उसने यह नहीं दिखाया कि वह नशे में थी। टियो क्यू को भी पता था कि उसकी शराब की सहनशीलता बहुत अधिक थी और उसे डर था कि अगर वह नशे में हो गई तो वह कुछ शर्मनाक कर देगी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी कृपा के लिए महाराज और ग्रामीणों का धन्यवाद। आज बहुत ही शुभ दिन है। खेती शुरू करने से आपको निश्चित रूप से आशीर्वाद मिलेगा। महाराज, कृपया लोगों के साथ आनंद लें। मैं पहले विदा लूंगा। नुगुडुओंग ने उसके गालों को लाल होते देखा। उसने यह भी अनुमान लगाया कि वह अब और सहन नहीं कर सकती, इसलिए उसने उसे और अधिक रोकने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से उसे विदा करने के लिए झुक गया। टियो क्यू शहतूत के जंगल से बाहर चला गया। रास्ते में अनगिनत ग्रामीणों ने खुशी खुशी उनका स्वागत किया, जिनमें नेशनल एकेडमी डिस्ट्रिक्ट में पढ़ने वाले बच्चों का एक समूह भी शामिल था, जो कभी रानी की खूबसूरती को चुराने के लिए पश्चिमी रानी माँ के महल में आए थे। आज वे सिर्फ उत्साह देखने आए थे। यदि कोई 28 सुंदरियों को आर्किड दे सके तो यह ब्रोकेड पर फूलों की कढ़ाई करने जैसा होगा। पिछले साल भी कई लोग इस शहतूत के जंगल में आए थे, यह जानते हुए कि बलि में भाग लेने वाली वेई परिवार की मालकिन एक अधेड़ उम्र की महिला थी, इसलिए इस साल उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। लेकिन अप्रत्याशित रूप से आज सुबह जो व्यक्ति दिखाई दिया, वह वही युवा महिला सम्राट थी जिसे वे पिछले साल खोजना चाहते थे। वास्तव में उसका रूप किसी परी जैसा था। जब सभी ने उसे पहली बार देखा तो उनकी आंखें आश्चर्य से चमक उठीं और उनके पैर ऐसे स्थिर हो गए जैसे कि उन्हें जमीन पर कीलों से ठोंक दिया गया हो। जब से टियो क्यू दिखाई देने लगी, तब से क्वोक होक के ये वंशज उसका पीछा करने लगे। वह जहां भी जाती है, वे भी वहां जाते हैं। यह देखकर कि वह जाने वाली थी और साथ ही उसकी स्थिति से डरते हुए उनमें से कुछ ने बहुत करीब से पीछा करने की हिम्मत नहीं की। वे सभी उसके चारों ओर भीड़ लगा रहे थे, बस उसे थोड़ी देर और देखने में सक्षम होने की उम्मीद कर रहे थे। जैसे ही ज्योकियाओं बाहर आई, नेशनल एकेडमी के वंशजों का समूह पीछे से भीड़ लगा रहा था, एक दूसरे को धक्का दे रहा था।
उनके चेहरे ऐसे दिख रहे थे जैसे वे लार टपकाने वाले हों। यह देखना बेहद अप्रिय था। वेई शाओ अपने घोड़े पर सवार होकर शहतूत के जंगल के किनारे पर गया और ऐसा दृश्य देखा। उसने अपना चेहरा नहीं दिखाया, बस दूर से ही घोड़े को रोक दिया और टियो कियो को न्गुडुओंग का ऑर्डर गाड़ी तक लाते देखा। जुआन नुओंग और श्रीमती लैम ने उसे गाड़ी में चढ़ने में मदद की। गाड़ी चलने लगी। टियो कियो कुछ देर गाड़ी में बैठी रही। उसका नशा और भी गहरा होता गया। उसे बहुत चक्कर आने लगा। उसने थककर अपनी आंखें बंद कर लीं। जुआन नुओंग की छाती पर झुक गई और धीरे धीरे सो गई। वह वेई निवास में कब वापस आई, वह वेई निवास में कैसे घुसी, जियाओ कियाओ को नहीं पता था। एक अचंभे में उसे लगा जैसे चुन नियांग ने उसे गाड़ी से नीचे उतारा, फिर अंदर ले गया और अंत में उसे बिस्तर पर लिटा दिया। जैसे ही उसने बिस्तर को छुआ, वह आराम से पूरी तरह से एक सुंदर सपने में डूब गई और सो गई। चुन नियांग और दादी लिन उसके बगल में खड़ी थी। नान जून को गाड़ी में घुसते हुए नू जून को नीचे ले जाते हुए, फिर उसे पूरे रास्ते ले जाते हुए, बिस्तर पर लिटाते हुए देख रही थी। उसका इतना अच्छा न दिखने वाला रंग देखकर सभी को बेचैनी महसूस हुई। वेई शाओ की आंखें जियाओ कियाओ के सोते हुए चेहरे पर टिकी थी। उसने चुन नियांग से कहा, नू जून को शराब पीना नहीं आता, तुम ही उसके बगल में हो, तुमने उसे सलाह क्यों नहीं दी? इस तरह बाहर शराब पीना, क्या यह कोई शालीनता है? हालांकि उसकी आवाज अभी भी शांत थी, लेकिन उसके वाक्य में सवालिया अर्थ बेहद स्पष्ट था। हालांकि नान जून बहुत अच्छे स्वभाव की नहीं थी, लेकिन इतने लंबे समय तक वेई परिवार में रहने के बाद यह पहली बार था जब जुआन बात करते समय उसे इतने भारी स्वर में बोलते हुए सुनकर नुओंग खुद को शर्मिंदा महसूस करने से नहीं रोक सकी। वह भी खुद को सही ठहराने की हिम्मत नहीं कर पाई, इसलिए उसने कहा, दक्षिणी भगवान सही है, यह मेरी गलती थी। मैं महिला भगवान की सेवा में और भी अधिक सावधान रहूंगी। दादी लैम ने भी जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं की, बिना हिले डुले अपना सिर झुका लिया। वेई शाओ ने अपना हाथ थोड़ा हिलाया। जुआन नियांग और दादी लिन ने एक दूसरे को देखा, फिर मुड़कर कमरे से बाहर चली गईं। वेई शाओ पल भर के लिए बिस्तर के सामने रुक गया। जियाओ कियाओ को देख रहा था जो नशे में थी और गहरी नींद में सो रही थी। जियाओ कियाओ को उम्मीद नहीं थी कि आज, जब वह समारोह में भाग लेगी, तो वह अप्रत्याशित रूप से इस तरह नशे में धुत हो जाएगी। अब, जब वह नशे में थी, तो उसने एक अजीब सपना देखा। सपने में उसके शरीर को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई नरम चीज उसके पास से गुजर रही हो, बेहद खुश, यहाँ तक कि उसे कांपने पर भी मजबूर कर रही हो। उसके जेड़ पैर की उंगलियां अनजाने में मुड़ी हुई थी, लेकिन हर छिद्र धीरे धीरे खुल रहा था। उसका पूरा शरीर हल्का महसूस हो रहा था, जैसे उसे लहरों पर उठाया जा रहा हो, बादलों के बीच हल्के से बह रहा हो, उतार चढ़ाव। वह बेहद सहज महसूस कर रही थी और अपने सपने में वह अनजाने में बहुत धीरे से गुनगुना भी रही थी। अध्याय 97। टियो कियो एक लंबी नींद के बाद जाग गया। बाहर अंधेरा था, कमरे में रोशनी जल रही थी। पर्दा चुपचाप गिर गया, उसके कानों में कोई आवाज नहीं थी। वह बिस्तर पर लेटी हुई अकेली थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी नशे में थी और अभी अभी जागी थी। जियाओ कियाओ धीरे से उठी, कंबल को गले लगाकर बिस्तर पर बैठ गई। उसका सिर अभी भी चक्कर खा रहा था, उसका गला सूखा हुआ था। इसके अलावा उसका शरीर भी असहज था। उसका शरीर चिपचिपा था, यहाँ तक कि उसकी टांगों के बीच भी गीलापन था। जियाओ कियाओ अपने सिर को नीचे करके देखने से खुद को रोक नहीं पाई।
उसने अभी भी दिन में पहनी जाने वाली चीनी पोशाक पहनी हुई थी, लेकिन उसकी बाहरी परत कहीं नहीं दिख रही थी। बाहरी परत शायद जुआन नुओंग ने उसके लिए उतारी थी। हालांकि गांठ थोड़ी गड़बड़ थी, फिर भी यह मूल रूप से साफ थी। इतने लंबे समय तक सोने के बाद थकान महसूस होना सामान्य बात थी। जियो कियाओ ने अपना माथा पकड़ा, पर्दा उठाया और नीचे चली गई। जैसे ही उसने जमीन को छुआ, उसके पैर कमजोर हो गए और घुटने मुड़ गए। सौभाग्य से उसने अपने हाथों से बिस्तर के फ्रेम को पकड़ लिया ताकि वह गिर न जाए। उसने अपना संयम वापस पाया और जुआन नुओंग पुकारा, लेकिन उसका गला सूखा और कर्कश था। उसने कुछ बार पुकारने की कोशिश की और आखिरकार बाहर से पदचिह्न सुनाई दिए। क्या महिला जाग रही है? उसके सामने जुआन नुओंग की जानी पहचानी गर्म मुस्कान थी। टियो कियू ने एक हाथ से बिस्तर के फ्रेम को पकड़ लिया और धीरे धीरे बैठ गई। उसका शरीर सुन्न हो गया। उसने पहले कभी इतना नशा नहीं किया था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि जब वह नशे में होगी तो न केवल उसका सिर दर्द करेगा, बल्कि उसके अंग और गुप्तांग भी दर्द और पीड़ा से भरे होंगे। यह असहज भावना परिचित है, जैसे कि अभी अभी सेक्स किया हो। टियो कियू ने अपने होंठ काटे। थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करते हुए, जुआन नुओंग, मैं नहाना चाहती हूँ। उसे वाकई असहज महसूस हुआ। उसने कहा। धुंधली भाप में टियो कियू बाथटब में भीग गई। धीरे धीरे अधिक आरामदायक महसूस करते हुए उसने एक आह भरी। थोड़ी देर तक भीगने के बाद उसकी कोमल त्वचा धीरे धीरे गुलाबी हो गई। उसके गाल दो आड़ू के फूलों की तरह हो गए। काले बाल उसके कंधों तक गिर रहे थे, जैसे पानी में समुद्री शैवाल। उसकी भौहें और पलकें लंबी थी और पानी की बूंदों से चमक रही थी। जुआन नुओंग उसके बाल धोने के लिए उसके पीछे खड़ी थी। टियो कियू ने अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक उसे याद आया कि आज सुबह क्या हुआ था। उसकी कमल जैसी भुजा बैरल की दीवार पर लिपटी हुई थी। पूछ रही थी, क्या मैं आज वापस आने पर नशे में थी? क्या जुआन नुओंग ने मेरी मदद की? जुआन नुओंग को यह याद था। नाम क्वान ने नशे में धुत नु क्वान को बिस्तर पर लेटा दिया, खुद को और श्रीमती लैम को जाने के लिए कहा। आगे क्या हुआ यह अज्ञात था। जब तक वह कमरे से बाहर निकला, तब तक सूरज पश्चिम में डूब चुका था। उसने जुआन नुओंग से कहा, जो कमरे के बाहर इंतजार कर रही थी, कि नु क्वान अभी भी होश में नहीं थी, और उसे न जगाने के लिए कहा। उसके बाद वह एक पल के लिए झिझका, फिर उसे निर्देश दिया कि वह नु क्वान को यह न बताए कि वह दिन में वापस आ गया था। नाम क्वान का चेहरा भावहीन था और बोलने के बाद वह चला गया। जुआन नुओंग चुप थी। नाम क्वान के चले जाने के बाद भी उसे बेचैनी महसूस हो रही थी, इसलिए वह चुपके से कमरे में गई और देखने लगी। कोई फर्क नहीं था। जैसा कि नाम क्वान ने कहा था, नो क्वान अभी भी कोमा में थी। उसके कपड़े साफ सुथरे थे, लेकिन उसके गाल लाल थे। उसका माथा और गर्दन पसीने से तर थे। उसकी सांसें असमान थी। जुआन नुओंग ने छोटी उम्र से ही टियो कियू की सेवा की थी। क्या वह अब दक्षिणी सेना के करीब थी? भले ही वे एक दरवाजे से अलग हो गए थे और उसे नहीं देखा जा सकता था। पहले दिन के बाद जुआन नियांग अभी भी खुश था कि महिला सेना पैतृक हॉल में प्रवेश कर सकती है, लेकिन वह दोनों के बीच कुछ भी नहीं है। जब उन दोनों के बीच का संबंध अच्छा था, जब महिला सेना ने दक्षिणी सेना को देखा, तो वह कभी कभी अपनी शर्ट को समायोजित कर लेती थी या अपनी कमर के चारों ओर रेशम की बेल्ट को चिकना करती थी, और दक्षिणी सेना को उसके पक्ष में नहीं था। उन्हें अपनी अभिव्यक्ति पर ध्यान नहीं दिया, यह सोचकर कि उसने इसे स्वीकार किया। उसने अपनी बाहें अपने चारों ओर रख दी और कहा, जुआन नियांग मेरे लिए बहुत अच्छा है। सौभाग्य से आप मेरी तरफ से हैं।
अगर नहीं, तो मुझे नहीं पता कि क्या होता, मैं शर्मिंदगी से मर जाती। लेकिन मुझे ज्यादा शराब पीना याद नहीं है। किसने सोचा होगा कि मैं इतना नशे में हो जाऊंगी। मैं शायद भविष्य में फिर से शराब पीने की हिम्मत नहीं करूंगी। जुआन नुओंग नु क्वान को उसके साथ इस तरह से खराब व्यवहार करते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसका दिल नरम हो गया। वह सब कुछ कहने वाली थी जब उसे अचानक दरवाजा छोड़ने से पहले नाम क्वान के ठंडे शब्द याद आ गए। इसलिए उसने बात करना बंद कर दिया। अपने बालों को धोने के बाद उसने नू क्वान को पलटने और बैरल की दीवार पर लेटने के लिए कहा। उसकी पीठ पर थोड़ा खुरदरा जेड रगड़ा। जुआन नुओंग के हाथ कुशल थे और वह जानती थी कि ताकत को कैसे नियंत्रित किया जाए। टियो कियू ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसका पूरा शरीर बेहद सहज महसूस कर रहा था। अचानक उसने उसे यह कहते हुए सुना, शायद कुछ दिनों में नाम क्वान गुडुओंग को छोड़ देगा। नन अकेली रहना चाहती है, नाम क्वान के साथ नहीं जाना चाहती। टियो कियू ने अपनी आंखें खोलीं और फिर उन्हें बंद कर लिया। कोई जवाब नहीं दिया। पहले के विपरीत उसने जुआन नुओंग को अपने अंदरूनी विचारों या वेईशाओं से जुड़ी किसी भी बात के बारे में बताया। अब वह कुछ भी नहीं कहना चाहती थी और उसे नहीं पता था कि अपना मुंह कैसे खोले। जुआन नुओंग ने अपनी बर्फ सफेद पीठ पर जेड रगड़ना जारी रखा। आहें भरते हुए, नए साल के पहले दिन मैंने स्पष्ट रूप से देखा कि नन और नाम क्वान अभी भी बहुत अच्छे हैं। महिला सेना भी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पैतृक हॉल में गई। टाई हमेशा खुश रहता है, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि महिला और पुरुष सेनाएं इतनी दूर क्यों हैं। अब ऐसी कुछ बातें हैं जो महारानी मुझे बताना नहीं चाहती। लेकिन इस नौकर की राय में अगर हम साथ साथ चले तो बेहतर होगा, अन्यथा रानी को आधे साल तक यहाँ अकेले रहना पड़ेगा। जुआन नुओंग, मैं ठीक हूँ। टियो कियू ने अपना सिर घुमाया और जुआन नुओंग की ओर मुस्कुराई। रात हो चुकी है, लेकिन वेई शाओ अभी तक वापस नहीं आया है। टियो कियू के पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। यह देखकर कि उसे अभी भी देर हो रही है, मैं पहले बिस्तर पर चला गया। दिन भर नशे में रहने के बाद, नहाने के बाद मुझे बहुत आराम महसूस हुआ। लेकिन इस समय उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और इस बारे में सोचने लगी। सुअर का समय लगभग हो चुका था जब उसने वी शाओ के कदमों की आवाज सुनी। मैं कल सुबह निकल जाऊंगा। वी शाओ लेट गया और अचानक कुछ ऐसा ही कहा। टियो कियू ने अपनी आंखें खोलीं और अपना सिर उसकी ओर घुमाया। वेई शाओ की नजरों का सामना करते हुए उसकी आंखों में उलझन की झलक थी। वह उसे गौर से देख रहा था। मुझे लगता है कि मेरे पति शायद कुछ दिनों में चले जाएंगे। पति, अपनी यात्रा में सावधान रहना। मैं कल सुबह तुम्हें विदा करूंगी, जियो कियाओ ने धीरे से कहा। वेई शाओ ने गोंगसुन यांग को सेना के साथ जिंगझो वापस जाने दिया। मैंने सैनिकों के एक समूह का नेतृत्व किया। वह बहुत तेजी से चला। कल ही वह गुडुओंग से निकला था और आज रात वह ट्रैक जिले में पहुंच गया था। वह वहां एक रात रुका और सुबह जल्दी ही आगे बढ़ गया। इस मार्ग का अनुसरण करते हुए वह कुछ ही दिनों में तान डुओंग पहुंच जाएगा। ट्रैक जिले के वर्तमान जिला प्रमुख ने अतिथि से सुना और पता लगाया कि पिछले जिला प्रमुख ने अपना पद क्यों खो दिया था। कुछ लोगों ने कहा कि सैन्य अधिकारी ट्रैक जिले में काम संभालने के लिए आया था और रात में वह सैन्य अधिकारी को खुश करना चाहता था, इसलिए वह अपने कमरे में एक सुंदरी को लेकर आया। दरअसल यह बहुत सामान्य बात है, लेकिन नतीजा यह हुआ कि सैन्य अधिकारी नाराज हो गया। सुंदरी डर गई और कमरे से बाहर भाग गई। अगले दिन जिला प्रमुख को भी बर्खास्त कर दिया गया। इस घटना के बाद ट्रैक जिले में सभी ने गुप्त रूप से यह बात फैला दी कि सैन्य अधिकारी को महिलाएं पसंद नहीं हैं। वह अवश्य ही एक ड्रैगन होगा।
लड़कों को पसंद करने का जिक्र करते हुए इस गलती के साथ वर्तमान जिला प्रमुख इतना मूर्ख नहीं है कि ऐसा काम करे। नौकर का स्वागत करते हुए उसने एक भोज तैयार किया और नौकर को आराम करने के लिए अतिथि कक्ष में भेज दिया। उसने जानबूझकर अपनी पत्नी से बूढ़ी नर्स को भी अपनी सेवा के लिए बुलाया। उसने कोई सुंदरी या नर पालतू जानवर भी नहीं लाया, यही सबसे सुरक्षित तरीका था। उस रात वी शाओ करवटें बदलता रहा, सो नहीं पाया। हर बार जब वह अपनी आंखें बंद करता तो उसे याद आता कि 2 दिन पहले क्या हुआ था। अब भी जब वह इसके बारे में सोचता है तो उसे अभी भी लगता है कि उसका चेहरा लाल हो गया है, उसका दिल तेजी से धड़क रहा है, उसकी हथेलियां पसीने से तर हैं और उसका पूरा शरीर ऐसा महसूस कर रहा है जैसे कि वह शर्म के साथ उत्तेजना की एक मजबूत भावना से घिरा हुआ है। वी शाओ ने स्वीकार किया कि वह इस महिला से प्यार करता है। कई बार तो वह उससे हद से ज्यादा प्यार करता था, लगभग पागल होने की हद तक। अगर वह उसे खुश कर सकता था तो वह उसके सामने झुक सकता था। उदाहरण के लिए उसे मारने की अनुमति देना। लेकिन सैन्य मंदारिन में भी एक कमजोरी थी। वह उस रात इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने उसके प्रति अपनी दयालुता पर भरोसा किया और उसकी कमजोरी को भड़काया। उस समय वह शर्मिंदा, भ्रमित, क्रोधित और थोड़ा आहत महसूस करता था। इसलिए उस दिन से उसने उसके प्रति ठंडा रहने का मन बना लिया। उसने उसे 1 महीने तक नहीं छुआ था और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, वह बहुत अच्छी तरह से रह रहा था। लेकिन उस पल जिस तरह से वह बिस्तर पर लेटी थी, वह तब से अलग थी जब वह शांत थी। वह इतनी नशे में थी कि उसे कुछ भी पता नहीं था। उसकी आंखें कसकर बंद थीं, उसका चेहरा लाल था। वह उसके पास गया और उसकी सांसों में शराब की मीठी खुशबू आ रही थी। वी शाओ को शुरू में उसे देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उसकी सांसों को सूंघकर वह भी नशे में आ गया। अपने हाथों पर नियंत्रण न रख सका, उसने उसके कपड़े उतार दिए। हाथीदांत जैसा शरीर जो 1 महीने से नहीं देखा था, उसकी आंखों के सामने प्रदर्शित हुआ। बहुत सुंदर। वह सचमुच इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। यह खूबसूरत शरीर उसका था, उसने अनजाने में ही उसे छू लिया। इससे ज्यादा आकर्षक और क्या हो सकता है? इसके अलावा वह उसका पति था, इसमें क्या गलत हो सकता था? इसलिए नौकर ने अब कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसे अपनी बाहों में पकड़कर वह उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया, उसकी गोरी, चिकनी टांगों को अलग किया और वह किया जिसके बारे में उसने 1 से अधिक बार सोचा था, लेकिन फिर भी उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वेई शाओ अचानक जाग गया, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, उसका मुंह सूख रहा था। उसने लाइट नहीं जलाई, पानी पीने के लिए बिस्तर से बाहर निकला, चायदानी उठाई और उसे अपने मुंह में डाला। चाय ठंडी थी, ठंडी हवा उसके गले से नीचे उतरी, जिससे उसकी प्यास बुझ गई। उसने आह भरी, चायदानी को मेज पर रख दिया और सोने ही वाला था कि उसने अचानक खिड़की के बाहर एक मंद रोशनी देखी। उसने दरवाजा धक्का देकर खोला और देखा कि कुछ ही दूरी पर एक घर में आग लगी हुई थी। आग! वेई शाओ तुरंत कमरे से बाहर निकला और आग बुझाने के लिए किसी को बुलाया। जिस जगह जून हो आधी रात को रुकी थी, उसके पास आग लग गई। जिला प्रमुख घबरा गया। एक तरफ उसने लोगों को आग बुझाने के लिए बुलाया, दूसरी तरफ उसने जिला प्रमुख को सूचित करने के लिए किसी को भेजा। जब जिला प्रमुख ने खबर सुनी तो उसके पास अपने कपड़े पहनने का भी समय नहीं था और उसने तुरंत किसी को भेजा। सौभाग्य से उसे यह जल्दी पता चल गया और कुछ दिन पहले बारिश हुई थी, इसलिए उसने लगभग आधे घंटे में आग बुझा दी, लेकिन आग कई घरों में फैल गई थी। देर रात
चीख पुकार के साथ शोर और हंगामा जारी रहा। जिला प्रमुख डर के मारे सैन्य अधिकारी के पास भागा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने दोषी होने की दलील देने से पहले आग बुझने का इंतजार किया। वेई शाओ को बहुत पहले से नींद आना बंद हो गई थी और उसने आग के बारे में पूछा। शुरुआती वसंत, देर रात अभी भी ठंड थी, लेकिन जिला प्रमुख पसीने से लथपथ था। अपना माथा पोंछने के लिए हाथ उठाते हुए उसने कहा, एक महिला आग में जलकर मर गई। मैंने सुना है कि उसका पति व्यापार करने के लिए बाहर गया था और साल के अंत में वापस नहीं आया। महिला घर पर अकेली थी और किसी और के साथ संबंध बना रही थी। शाम के समय एक पड़ोसी ने उसे अपने प्रेमी को कमरे में लाते हुए देखा। मुझे नहीं पता कि आग क्यों लगी। आग में केवल महिला का शव मिला और व्यभिचारी भाग गया। जिला प्रमुख ने कहा। वेई शाओ के उदास चेहरे को देखकर वह और भी कांप उठा और जल्दी से बोला, इस महिला ने अपने पति की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर किसी और के साथ संबंध बनाया। उसने न केवल घर को जला दिया बल्कि आसपास के घरों को भी प्रभावित किया। जब वह मरेगी तब उसका अपराध अभी खत्म नहीं हुआ है। मैंने उस व्यभिचारी को पकड़ने के लिए किसी को भेजा है। जब हम उसे पकड़ लेंगे तो हम उसे निश्चित रूप से कड़ी सजा देंगे। वेई शाओ आगे बढ़ा, खिड़की के पास गया, पीछे मुड़ा और काली रात को देखा। उसकी पीठ गतिहीन थी। अध्याय 98। वेई शाओ के शहर छोड़ने के बाद तीसरा दिन। सेना बहुत पहले ही वापस चली गई थी और नुगुडोंग शहर अपनी पूर्व शांति में लौट आया। वेई परिवार अन्य महान परिवारों की तरह नहीं था। मूल रूप से कम लोग थे और 10 साल पहले की घटना के बाद अब और भी कम लोग थे। मैडम टू और चू थी चले गए। 3 दिन पहले वेई थियो भी चले गए। उत्तर कमरा, पूर्व कमरा खाली। हवेली इतनी बड़ी थी कि रात में सिर्फ पश्चिमी कमरे में रोशनी होती थी, जिससे यह और भी वीरान हो जाती थी। पिछले कुछ दिनों से जियाओ कियाओ काफी व्यस्त थी। पहले दिन जब वेई शाओ चली गई तो मैनेजर ने उसे किताबें दिखाने के लिए लाकर दी। फिर गोदाम में चली गई। सभी सामान देखने की जरूरत नहीं थी, बस बेतरतीब ढंग से कुछ चीजें पूछीं, लेकिन इस तरह वह आराम करने से पहले अंधेरा होने तक व्यस्त रही। मैडम जू को आम तौर पर फूल और पौधे उगाना पसंद था, खास तौर पर गुलाब। पिछली सर्दी अचानक ठंडी हो गई थी, क्योंकि समय रहते सुरक्षा नहीं की गई थी। श्रीमती तू ने कई वर्षों तक जिन हरे भरे फूलों की देखभाल की थी, वे सभी मर गए। मैडम टू का जिक्र मत करो, यह देखकर तो ट्यू क्यू को भी दुख हुआ होगा। इसलिए उन्होंने आंगन में एक फूल कक्ष बनाने का सुझाव दिया और उस समय मैडम टू बहुत उत्साहित थी। लेकिन फिर वेई यान, झोउ शी और मैडम टू भी बीमार पड़ गए, इसलिए यह मामला भूल गया। अब जब वसंत ऋतु की शुरुआत थी और उनके पास खाली समय था, तो वे एक फूल कक्ष बना सकते थे। पहले दिन उसने माली को उत्तरी कक्ष में बुलाकर निरीक्षण करने और फूलों का कक्ष बनाने के लिए आदर्श स्थान चुनने को कहा। अगले दिन एक अनुभवी बढ़ी और राजमिस्त्री को बुलाया गया और उन्होंने निर्माण शुरू कर दिया। एक और व्यस्त दिन बीत गया। आज राजमिस्त्री ने कमरे के ब्लूप्रिंट प्रस्तुत किए। जियो कियाओ संतुष्ट था और उसने कार्य का प्रभार लेने के लिए एक प्रबंधक को नियुक्त किया। महिला जनरल ने कार्य सौंपा और बूढ़ी महिला कार्य से खुश थी। प्रबंधक ने स्वाभाविक रूप से कड़ी मेहनत की और आलसी होने की हिम्मत नहीं की। आज वेई लियांग की मां का 50वां जन्मदिन भी था। वेई लियांग पिछले साल से जिनयांग में तैनात थे, इसलिए वे अपना जन्मदिन मनाने के लिए वापस नहीं आ सके। वरिष्ठता के मामले में वेई म्यू मैडम चू के समान स्तर पर है। ट्यू क्यू को उसे चाची कहना चाहिए।
इसलिए आज वह व्यक्तिगत रूप से वेई लियांग के घर गई और वेई माँ को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। वेई लियांग की माँ रानी को खुद घर आते देखकर इतनी हैरान हुई कि उसने उनके मनोरंजन के लिए एक भोज का आयोजन किया। जब तक जियाओ कियाओ घर लौटी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नहाने के बाद उसे वी शाओ के लौटने का इंतजार नहीं करना पड़ा। उसने नौकरों से दरवाजा जल्दी बंद करने को कहा और खुद सोने के लिए बिस्तर पर चढ़ गई। पिछले कुछ दिनों में वह कई कामों में व्यस्त थी। हालांकि वे सभी छोटी छोटी चीजें थीं, फिर भी वे थका देने वाली थीं। और आज उसने जन्मदिन की पार्टी में 2 कप वाइन पी और जैसे ही उसका सिर तकिए से टकराया वह सो गई। जब वह गहरी नींद में सो रही थी तो उसे पेशाब करने की जरूरत महसूस हुई, इसलिए उसके पास उठने, अपने कपड़े पहनने और बाथरूम जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जाने के बाद उसने अपनी आंखें बंद की और उन्हें फिर से खोला, फिर वापस कंबल में घुस गई और सोती रही। अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई, जुआन नूंग की आवाज के साथ। ऐसा लगा जैसे कुछ बड़ा हुआ हो। जियो कियाओ ने जागते हुए कहा, क्या गलत है जुआन नियांग? उठाया टोन ने अभी भी अपने वर्तमान हर्षित मूड का खुलासा किया था। मुख्य दरवाजा और कहा, जनरल एक पल रुको। आप भी अचानक आ गए। जब लेडी उठती है तब भी उसे अपना सामान पैक करना पड़ता है और उसे थोड़ी देर इंतजार करना होगा। यह अब नगर के द्वार के बाहर पहरेदार प्रतीक्षा कर रहे हैं। उससे कहो कि वह शीघ्रता से अंदर जाकर रानी का स्वागत करे। शुरुआत से लेकर अब तक वे लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, लेकिन महिला जनरल अभी भी बाहर नहीं आई थी। इसलिए उन्होंने जल्दी से पूछा। सैन्य अधिकारी ने उन्हें पहले महिला जनरल का स्वागत करने के लिए कहा। सामान और कपड़े के रूप में श्रीमती जुआन ने उन्हें बाद में छोड़ दिया और उन्हें पता नहीं था कि वह शू ने कहा था। एलवाई ने कहा, हाँ हाँ जनरल जिया एक पल रुको, मैं जाकर आग्रह करूंगा। अभी भी दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहा है। अचानक कुछ के बारे में सोचते हुए उसने जल्दी से कहा, उस दिन मैंने कुछ नहीं कहा। जब आप नशे में थे तो यह मैं नहीं था, लेकिन यह नान जून था जो आपको कमरे में ले गया था। आप इतने शराबी को देखते हुए कि आपको पता नहीं था कि वह क्या कर रहा था। वह आपको बहुत अच्छा लगता है। उसके साथ उसे राजी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जियो कियाओ ने धीरे धीरे नहीं सुनी। सिर झुकाकर उसने उस दिन जागने के बाद हुए अजीब एहसास को ध्यान से याद किया और धीरे धीरे उसे समझ में आ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि जब वह बेहोश होता था तो उसे हमेशा अजीब सा महसूस होता था। उस समय वह वास्तव में अपनी आंखें खोलना चाहती थी, लेकिन क्योंकि वह बहुत नशे में थी, वह जाग नहीं सकी। अंत में वह समझ गई कि जब वह जागती थी तो उसका शरीर चिपचिपा और असहज क्यों महसूस करता था। और वहां भी जुआन नुओंग, क्या वह मुझे कमरे में ले गया और लंबे समय तक रहा? क्यू क्यू ने अचानक अपना सिर उठाया, जुआन नुओंग को बाधित किया और पूछा, पुरुष स्वामी थोड़ी देर के लिए रुकें। महिला स्वामी सुनो, अब और बचकाना मत बनो, नौकरानी आपकी मदद करेगी। यह कहने के बाद वह मुड़ी और किसी को अंदर आने के लिए बुलाया। अभी इतना बड़ा हंगामा हुआ। पश्चिम कक्ष में सभी बूढ़ी नौकरानियां और नौकरानियां भी जाग गईं। यह सुनकर कि दक्षिणी सेना ने अचानक महिला सेना को लेने के लिए किसी को भेजा है, सभी आश्चर्यचकित हो गए और बाहर इकट्ठा हो गए। जुआन नुओंग की आवाज सुनकर लोगों का समूह जल्दी से दरवाजा खोलकर अंदर घुस गया। ट्यू क्यू को अपने दिल में सब कुछ साफ साफ समझ आ गया था। वह असहज महसूस करने से खुद को नहीं रोक पा रही थी। वह इतनी नाराज थी कि उसे खून की उल्टी आ रही थी। हालांकि आम तौर पर जब वह शांत होती थी,
अगर वह चाहता था कि वह एक पत्नी के रूप में अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे तो वह मना नहीं करती। लेकिन उस दिन वह पूरी तरह से नशे में थी और फिर भी उसने उस पर गुस्सा निकालने का मौका ढूंढ लिया। लेकिन वह नहीं जानती थी कि उस समय उसने उसके साथ क्या घटिया हरकत की थी। सबसे घृणित बात यह थी कि उसने जुआन नुओंग को यह भी आदेश दिया था कि वह उसे न बताए, ऐसा दिखावा करते हुए कि कुछ हुआ ही नहीं था। दुनिया में इतना बेशर्म, जानवर जैसा आदमी कैसे हो सकता है? तुम लोग बाहर जाओ, अपने कमरे में वापस जाओ और सो जाओ। क्यू क्यू ने अपना सिर उठाया और अचानक कहा। बूढ़ी नौकरानी एक दूसरे को देखते हुए दंग रह गई। जुआन नुओंग घबरा गई। मेरी छोटी प्यारी, तुम चाहती हो कि मैं मर जाऊं? ठीक इसी समय दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज सुनाई दी। तभी एक व्यक्ति स्क्रीन के बीच से गुजरता हुआ अंदर आया। जुआन नुओंग, तुम अभी तक क्यों नहीं जागे? कितना समय हो गया है? आवाज का अनुसरण करते हुए वेई शाओ भी स्क्रीन के सामने खड़ा हो गया। उसकी नजर बिस्तर पर लेटे हुए ट्यू क्यू पर पड़ी। जुआन नुओंग ने पूछा, लेकिन स्वर अलग था। बूढ़ी नौकरानी को यकीन नहीं हो रहा था कि दक्षिणी सेना 3 दिन पहले चली गई थी और अचानक प्रकट हो गई। हर कोई चौंक गया और मुंह खुला रह गया। जुआन नुओंग भी हैरान थी। उसने सोचा कि वेई शाओ ने जियासी को उसे लेने के लिए भेजा है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह खुद यहाँ आएगा। लेकिन उसने उसे अभी दरवाजे के बाहर खड़ा क्यों नहीं देखा? दक्षिणी सेना, कृपया एक पल रुकें, जुआन नुओंग ने जवाब दिया। यह देखकर कि दक्षिणी सेना अधीर लग रही थी, उसने जल्दी से कहा, महिला सेना जल्दी से तैयारी करेगी। जुआन नुंग, उसे बताओ, यह दादी थी जिसने मुझे यहाँ रहने और देखने के लिए कहा था। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। जियो क्याओ ने एक बार भी वेई शाओ की ओर नहीं देखा और धीरे से बोला। वेई शाओ ने जियो क्याओ को देखा, उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थी। कमरा लोगों से भरा था, लेकिन सभी की आंखें खुली हुई थी। किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की। माहौल भयानक रूप से शांत था। जुआन नुंग मौत से डर गई थी। उसकी हथेलियां ठंडे पसीने से तर थी। दक्षिणी सेना, कृपया नाराज न हो, उसने जल्दी से कहा। महिला स्वामी पुरुष स्वामी के अच्छे इरादों को अस्वीकार नहीं करना चाहती, लेकिन घर पर अभी भी कई जटिल मामले हैं और वह तुरंत नहीं जा सकती। आप सभी बाहर जाएं, वेई शाओ ने बीच में टोका। बूढ़ी नौकरानी तुरंत भाग गई। जुआन नुओंग ने नाम क्वान की ओर देखा। वह रानी को घूर रहा था। जुआन नुओंग ने रानी की ओर देखा। वह बिस्तर पर बैठी अपने चेहरे को दूर कर रही थी। नाम क्वान को नहीं देखती थी। पिया, क्या? ठीक है। वी शाओ स्तब्ध था। भ्रम का एक निशान उसकी आंखों की गहराई से होकर झुलस गया, लेकिन वह जल्दी से शांत हो गया और ठंड से कहा, आपको लगता है कि मैं चाहता हूँ कि जब आप पूरी तरह से नशे में थे तो मैं आपको अपने कमरे में वापस ले जाने के लिए पर्याप्त था। जब मैं जाने वाला था तो उसने मुझे कसकर पकड़ लिया। ऐसा इसलिए क्योंकि वह इतनी नशे में थी कि उसे अब याद नहीं है। क्यू क्यू के बर्फ जैसे सफेद दांतों ने उसके निचले होंठ को कसकर काट लिया और अंत में कहा, तो यह पता चला कि मैं नशे में थी और अपना दिमाग खो बैठी थी। यह मैं नहीं थी। मैंने सिपाही के साथ अन्याय किया है। लेकिन इतनी देर रात तुम मुझे चिढ़ाने के लिए यहाँ वापस क्यों आ रहे हो? वेई शाओ खांसते हुए बोला, इससे पहले मैं अपनी दादी को वू झोंग शहर ले गया था। जाने से पहले मेरी दादी ने कहा कि उसने इसके बारे में फिर से सोचा और महसूस किया कि उसे अकेला छोड़ना उचित नहीं था, इसलिए उसने मुझे उसे जिन यांग के पास ले जाने के लिए कहा। मुझे लगता है कि दादी की व्यवस्था सही है, इसलिए मैं वापस जाकर तुम्हें उनके साथ ले जाऊंगा।
ट्यू क्यू ने कहा, जाने से पहले दादी ने मुझे नहीं बताया, बल्कि तुम्हें बताया। इसके अलावा मैं यहाँ ठीक हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ। वेई शाओ ने कहा, क्या आप जा रहे हैं या नहीं? नहीं। क्या आप जा रहे हैं या नहीं? वेई शाओ ने फिर पूछा। मैंने कहा, मैं नहीं जा रहा हूँ। मुझे नींद आ रही है। जियाओ कियाओ ने उसे अनदेखा किया, पलटी और लेट गई। उसकी पीठ उसकी ओर थी और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। वेई शाओ ने उसकी पीठ को घूरा। उसका चेहरा धीरे धीरे भद्दा होता जा रहा था। अचानक उसने अपने पैर बिस्तर पर उठाए, नीचे झुका और उसे कंबल से बाहर निकाला जैसे कि किसी लड़की को खींच रहा हो। लोमड़ी के फर के लबादे को पकड़ा और उसे उसके चारों ओर लपेट दिया। फिर जूते को जमीन पर रखा और उसे उसके पैरों में पहना दिया। आधा उसे गले लगाया और आधा उसे बाहर निकाला। उसके पीछे सभी के जबड़े जमीन पर गिर गए। अध्याय 99। सबसे पहले वेई शाओ ने फिर भी जियाओ कियाओ को आगे बढ़ाया। यह देखकर कि वह सहयोग नहीं कर रही थी, उसने फिर भी अपनी मुट्ठी पकड़ी और खुद को मुक्का मारता रहा। बस उसके पैर आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वह धीरे धीरे धैर्य खो रहा था। चाहे उसने खुद को छुड़ाने के लिए कितनी भी कोशिश की हो, उसने कितनी भी मुक्का और लातें मारी हों, वेई शाओ ने फिर भी उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया और तेजी से दरवाजे की ओर चल दिया। गाड़ी के पास पहुंचकर गुस्सी को अनदेखा करते हुए, जो उन्हें बड़ी आंखों से घूर रहा था, वेई शाओ ने जियो कियाओ को गाड़ी में फेंक दिया और दरवाजा बंद कर दिया। गाड़ी के अंदर एक मोटी फर कुशन से ढका हुआ था। जियो कियाओ को इस तरह गाड़ी में फेंक दिया गया था, इसलिए वह पलट गई, लेकिन उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। बस वह बहुत ही अव्यवस्थित महसूस कर रही थी। वह उठकर बैठ गई, सांस लेने के लिए हांफने लगी। तभी उसे एहसास हुआ कि उसका एक जूता गायब हो गया है। एक नंगे पैर, एक जूता पहने हुए। अचानक दरवाजा फिर से खुला। वेई शाओ ने फिर से अंदर झांका, हम्म किया और जूता फेंक दिया जो गाड़ी में गिर गया था। एक और धमाका, दरवाजा बंद हो गया। जियो कियाओ ने उसे और गुस्सी को एक दूसरे से कुछ वाक्य फुसफुसाते हुए सुना। गाड़ी तुरंत आगे बढ़ गई। थोड़ी देर बाद जियाओ कियाओ को बाहर से शोर सुनाई दिया। ऐसा लगा कि वे पश्चिमी शहर में पहुंच गए हैं। वह तुरंत उठी और गाड़ी की खिड़की खोलकर देखने लगी। टॉर्च की रोशनी की बदौलत उसने देखा कि उसके सामने 2 गार्ड शहर का गेट खोल रहे हैं। गाड़ी शहर के गेट से बाहर निकली, गति तेज होती गई और जब तक वह मुख्य सड़क पर नहीं पहुंच गई, युयांग शहर के पीछे और खेत पूरी तरह से पीछे छूट गए। एक रात की यात्रा के बाद वे अगले दिन आगे बढ़े। केवल एक सराय में रुके। उन्होंने आराम नहीं किया और अपनी यात्रा जारी रखी। एक और रात, अंततः ट्रैक जिले में रुक गए। कहा गया कि रात को यहीं रुको। ट्यू क्यू अंदर से बहुत गुस्से में था, लेकिन वास्तव में उसके साथ एक खिलौने की तरह व्यवहार किया जा रहा था। उसे याद आया कि कैसे उसे आधी रात को बिस्तर से घसीटकर बाहर निकाला गया, गाड़ी पर फेंका गया और ले जाया गया। मैं सिर्फ खुद को ही दोषी ठहरा सकता हूँ कि मुझे उसके सामने बोलने का अधिकार नहीं है। वह व्यक्ति पहले से ही गाड़ी में है, उसे इतनी दूर ले जाया जा रहा है, मैं और क्या कर सकता हूँ? शोर मचाने से केवल शर्म ही आती है। उसका मूड खराब था और कार में इतने लंबे समय तक बैठने तथा लगातार यात्रा करने से उसे मतली जैसा महसूस हो रहा था। रात फिर से छा गई। चारों ओर घना अंधेरा था। बिना कुछ कहे वह वेई शाओ के पीछे सराय में चली गई। जुओ काउंटी एक बड़ी काउंटी थी। सराय की स्थिति बहुत अच्छी थी। कमरे में सिर्फ बाथरूम ही नहीं था। यी चेंग जानता था कि जून हो वापस आ गया है और आज रात महिला जनरल को अपने साथ रहने के लिए वापस लाएगा।
उसने तुरंत टब को हर्बल आवश्यक तेलों और गर्म पानी से भरे एक नए टब से बदल दिया, जिससे जून हो और उसकी पत्नी को अपने शरीर की थकान दूर करने में मदद मिली। लगातार 2 दिन और रातों तक जियो क्याओ लगभग सिर्फ गाड़ी में ही रहा था। वसंत ऋतु के आरंभ में उत्तर में मौसम शुष्क और ठंडा होता है। हर जगह रेत और धूल उड़ती है, चाहे कार कितनी भी कसकर बंद क्यों न हो। हवा और धूल से बचना असंभव है। ट्यू क्यू का चेहरा इस समय गंदा था। नहाने के लिए गर्म पानी की टंकी देखना पिछले 2 दिनों से सड़क पर सबसे आरामदायक चीज मानी जा रही थी। उसने अपने कपड़े उतारे और टब में कदम रखा। एक पल में बाथरूम के दरवाजे पर किसी की परछाई दिखाई दी। वेई शाओ उसके साथ अंदर गया। सिर्फ 2 या 3 हरकतों के साथ उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए और टब में कूद गया, उसके सामने बैठ गया। जैसे ही उसका शरीर पानी में डूबा, टब में पानी बाल्टी की दीवार के साथ बह निकला। बाथटब अचानक बहुत तंग हो गया। ट्यू क्यू को पानी के नीचे एक पैर उसके पैर को छूता हुआ महसूस हुआ, इसलिए उसने अपने घुटनों को मोड़ा और अपने पैर को अंदर खींच लिया। फिर जल्दी से शॉवर लेने के लिए अपना सिर नीचे किया और टब को वापस उसके हवाले कर दिया। यह न जानते हुए कि उसने ऐसा जानबूझकर किया था या नहीं, वह पैर और भी करीब आ गया। इस समय वह अपनी जांघ के करीब थी। जियाओ कियाओ ने अपने सामने वेई शाओ को देखने के लिए अपना सिर उठाया। उसका कंधा हिल गया। उसके करीब जाने की चाहत में उसने अपनी गीली बाँ उठाई, धीरे से उसकी ठुड्डी को ऊपर उठाया और कहा, तुम आज्ञाकारी हो, मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। चूंकि वह उसे आधी रात को घसीट कर ले गया था, 2 दिनों के बाद यह पहला वाक्य था जो उसने उससे कहा। जियाओ कियाओ और उसने एक पल के लिए एक दूसरे को देखा। उनके मुंह के कोने धीरे धीरे ऊपर की ओर मुड़े। मुझे पता है। क्या पति के पास कोई और निर्देश है? वेई शाओ की नज़र धीरे धीरे जियाओ कियाओ की चमकती आंखों से नीचे चली गई। उसके होठों, जेड गर्दन, सुंदर कंधों को कवर करते हुए और अंत में धीरे धीरे पानी की सतह पर छपी उसकी आधी छाती की रूपरेखा को भर दिया। वेई शाओ के एडम के सेब हिल गए, लेकिन उसने कोई आवाज नहीं की। जियाओ कियाओ ने थोड़ी देर तक इंतजार किया, फिर अपने शरीर को वेई शाओ की बाहों से दूर कर दिया। उसके हाथ टब के किनारे पर थे। धीरे धीरे पानी से बाहर निकली, जल्दी से अपने शरीर को कपड़ों से ढक लिया। कपड़े पहनने के बाद उसने बिस्तर पर चढ़ते ही वेई शाओ को बाथरूम से बाहर आने में काफी समय लग गया। उसका चेहरा थोड़ा बदबूदार लग रहा था। उस रात दोनों एक साथ बिस्तर पर सोए। वह 2 परिवारों के बीच लड़ाई का सामना कर रहा था, यहाँ तक कि उसे छूने के लिए परेशान किया गया था। भोजन और वेई शाओ ने सूट का पालन किया। हे क्याओ ने कहा, धन्यवाद पति, आपकी सावधानीपूर्वक व्यवस्था के लिए। कल रात मेरे साथ मैंडरिन डक स्नान करना चाहता था, अचानक रुक गया। जाने के लिए अपना पैर उठाया लेकिन अंत में रुक गया। वापस मुड़ा और कहा, ऐसा नहीं है कि मैं आपके साथ नहीं जाना चाहता, लेकिन तान डुओंग में कुछ हुआ, मुझे वहां जाने की जरूरत थी। मैं यह भी नहीं चाहता कि उसे बार बार इधर उधर भटकना पड़े, इसलिए मैंने जियातु को 500 विशिष्ट सैनिकों के साथ उसे ले जाने के लिए भेज दिया। बहुत अधिक चिंता मत करो, यात्रा निश्चित रूप से ठीक हो जाएगी। और 2 अन्य नौकरान एक गाड़ी में पहुंचे। यानमेन काउंटी के माध्यम से वे जिंगजो में पहुंचे। पूरा समूह तान डुओंग गढ़ पर भी पहुंचा। जिस दिन टियो क्यू इस प्राचीन तान डुओंग गढ़ पर पहुंचे, मौसम बहुत अच्छा था। हवा उसके चेहरे को सहलाती हुई बह रही थी। वसंत की सांसें उसके पास आ रही थी। हालांकि यह यात्रा बहुत शांतिपूर्ण थी, लेकिन हर दिन वह यात्रा करता था और यह ऊबड़ खाबड़ थी। 1 महीने के बाद वह बहुत थका हुआ महसूस करता था,
लेकिन थोड़ी देर बाद उसे धीरे धीरे इसकी आदत हो गई और उसका स्वास्थ्य थोड़ा बेहतर हो गया। आखिरकार आज वह शहर में प्रवेश कर गया। वह और जुआन नुओंग एक ही कार में बैठे, कार की खिड़की खोली और हरे भरे खेतों को देखने लगे। उसका मूड भी पहले से ज्यादा खुशनुमा था। पूरी यात्रा सहज थी। नहर से होते हुए शहर के दरवाजे तक पहुंची। गाड़ी साफ सुथरी और हवादार सड़कों से गुजरी। उसे उत्तर दिशा में एक कड़ी सुरक्षा वाली इमारत के सामने के दरवाजे पर लाया गया। फिर गाड़ी रुकी। यह जिनयांग हवेली थी। वेई शाओ यहाँ पहुंचने पर यहीं रुके थे। प्रबंधक को पता था कि महिला सेना आ जाएगी और वह लंबे समय से दरवाजे के बाहर इंतजार कर रही थी। जब उसने एक खूबसूरत महिला को गाड़ी से उतरते देखा तो उसे तुरंत पता चल गया कि यह मार्क्विस यान की पत्नी है और उसने जल्दी से उसका स्वागत किया। जियो कियाओ ने अंदर प्रवेश किया और पाया कि वेई शाओ जिनयांग शहर में नहीं था, बल्कि पहले ही शीहे काउंटी जा चुका था। जून हो 5 या 6 दिन पहले शहर से चला गया था। उसे 2 दिन में वापस आ जाना चाहिए। प्रबंधक ने देखा कि महिला अभी अभी आई थी, लेकिन उसने जून हो को नहीं देखा, इसलिए वह शायद बहुत निराश था और जानबूझकर समझाया। जियो कियाओ मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसी दिन उसने जल्दी जल्दी अपना सामान पैक किया। रात को नहाकर वह जल्दी सो गया। उस रात उसे बहुत अच्छी नींद आई। अगले दिन सुबह जब वह उठा तो उसे ताजगी महसूस हुई और उसे यात्रा से थकान भी नहीं हुई। वेई शाओ वहां नहीं था और जियाओ कियाओ, जो अभी अभी आया था, ठीक था। कुछ दिन यात्रा करते हुए, खाते पीते, सोते खाते, हवेली में ऊब जाने तक घूमते फिरते दिन जल्दी जल्दी बीत गया। 2 दिन बाद जुआन नुओंग ने बताया कि जिस दिन वह शहर में दाखिल हुई, उसने सड़क के दोनों ओर बकरी के बच्चे की खाल बेचने वाली दुकानें देखीं। उसने सर्दियों के लिए तकिए के कवर के रूप में उपयोग करने के लिए कुछ खरीदने के बारे में सोचा था। वे बहुत अच्छे थे, लेकिन उसे डर था कि मौसम गर्म हो जाएगा, इसलिए वह उस दिन का फायदा उठाना चाहती थी जब वह एक को लेने के लिए गुजरती थी। जियाओ कियाओ, जो मुक्त थी, ने अपने सामान्य कपड़े पहने, घूंघट डाला और जुआन नूंग के साथ टहलने निकल गई। प्रबंधक जानता था कि महिला जनरल दक्षिणी आवासीय क्षेत्र में जाना चाहती थी और उसे डर था कि कुछ हो सकता है, इसलिए उसने व्यक्तिगत रूप से उसका साथ देने का रास्ता दिखाया। जियाओ कियाओ गाड़ी में सवार होकर बाहर निकली, धीरे धीरे बाजार के पीछे पहुंची, फिर गाड़ी से उतरी और चल दी। धीरे धीरे टहलते हुए जुआन नुओंग द्वारा बताए गए बकरी की खाल बेचने वाले स्टॉल पर पहुंचे। 4 या 5 टुकड़े चुने, भुगतान किया, उन्हें एक तरफ रख दिया, फिर धीरे धीरे वापस चले गए और सुविधाजनक रूप से कहीं और कुछ और खरीद लिया। जब वह जाने वाली थी तो उसने देखा कि एक भीड़ इकट्ठा हो रही है। एक अधेड़ उम्र का आदमी पीतल का घंटा बजा रहा था और ऊंची आवाज में लोगों को आमंत्रित कर रहा था। पता चला कि यह एक गुलामों का अड्डा है। बेचे गए लोग पुरुष और महिला दोनों थे। पुरुषों ने लबादा पहना हुआ था, महिलाओं ने सिर बांध रखा था। सभी जियांग लोग थे जिन्हें कहीं से पकड़कर लाया गया था। सभी के बाल बिखरे हुए थे और हाथ बंधे हुए थे। उनके शरीर पर कपड़े फटे हुए थे। महिलाओं के कपड़े और भी ज्यादा फटे हुए थे, जिससे उनकी छाती और पेट पर बड़े बड़े भूरे काले दाग दिखाई दे रहे थे। राहगीर उन्हें देखने के लिए इकट्ठा हो गए, घूर रहे थे और इशारा कर रहे थे। उनकी आंखें अश्लीलता और बदनामी से भरी हुई थी। जियांग महिलाओं के चेहरे खाली थे, लकड़ी की मूर्तियों से अलग नहीं दिख रहे थे, बिना किसी प्रतिक्रिया के। ताइयुआन काउंटी में स्थित गढ़ जिन्यांग एक समय झाओ की राजधानी थी, साथ ही फान्यांग, युयांग और शिंडू, जो उत्तर में सभी प्रसिद्ध शहर थे।
हान लोगों के अलावा यहाँ के सभी निवासी कियांग लोग हैं, जो प्राचीन काल से मिश्रित आबादी से आत्मसात हो गए थे। प्राचीन काल से ही कियांग लोग मेहनती और परिश्रमी रहे हैं। जो महिलाएं लड़कों को जन्म देती हैं, वे हवा और बर्फ से बचने में नहीं डरती तथा उनका व्यक्तित्व मजबूत और साहसी होता है। युद्ध भूमि में बलिदान को भाग्य मानकर दुर्भाग्यवश जीवन के अंत में बीमारी से मरकर एक बहादुर, समृद्ध और धनी राष्ट्र के रूप में प्रशंसा की जा सकती है। पिछले 100 वर्षों से हान लोगों के साथ लगातार संघर्ष चल रहा है, लेकिन अब जब उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया तो जियांग लोगों की स्थिति भी निम्न हो गई। उनमें से अधिकांश घरेलू दास या गर्म दास बन गए। खास तौर पर उस समय के दौरान जब कुछ साल पहले चेन जियांग ने जिंगझोउ पर कब्जा किया था, लोगों को या तो लड़ने के लिए सेना में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया था या खुलेआम लूटा गया था। स्थिति बेहद दुखद थी। प्रबंधक ने देखा कि महिला स्वामी का इरादा रुकने का था, इसलिए उसने जल्दी से उसे ढक दिया। नहीं चाहता था कि जियो कियाओ देखे और कहा, ये लोग सभी नीच जियांग लोग हैं। उन्होंने मालिक को नाराज किया, इसलिए उन्हें बेचने के लिए बाजार में लाया गया था। मत देखो, अपनी आंखें गंदी मत करो, जियो कियाओ ने पूछा। क्या यह अभी भी इस तरह से बाजार में खुलेआम जियांग दासों की खरीद और बिक्री है? प्रबंधक ने जवाब दिया, यह प्राचीन काल से ऐसा ही है। यह एक प्रथा बन गई है। जियो कियाओ ने भौहें सिकोड़ी और फटे कपड़ों वाली जियांग महिलाओं को देखा। वह थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन फिर मुड़कर जाने का निर्णय लिया। वह अभी कुछ कदम ही चली थी कि अचानक उसे अपने पीछे शोर सुनाई दिया। उसने देखा कि लगभग 10 साल का एक जियांग लड़का भीड़ में जमीन पर रेंग रहा था, किसी को काटने के लिए आगे बढ़ रहा था और उसे खरीदने का नाटक कर रहा था। असल में वह षड्यंत्रकारी आदमी जियांग महिला के स्तनों को छूने के लिए आगे बढ़ रहा था। किशोर ने जोर से दांत काटा और छोड़ने को तैयार नहीं था। वह आदमी दर्द से कराह रहा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था। जब तक कोई उसे बचा पाता, तब तक वह खून से लथपथ हो चुका था। वह आदमी गुस्से में था। उसने किसी को आदेश दिया कि उस युवक को जमीन पर गिरा दिया जाए। एक कोड़ा निकाला और डांटते हुए उसके सिर पर लगातार कोड़े बरसाए। बेहद क्रूर। युवक बेहद जिद्दी था। उसकी आंखें गुस्से से भरी हुई थी। वह लगातार धारा प्रवाह चीनी भाषा में चिल्ला रहा था, हमारा कोई मालिक नहीं है। मैं और मेरी बहन घर के पीछे पहाड़ों में बकरियां चरा रहे थे जब हमें इन बुरे लोगों ने अगवा कर लिया। वह आदमी गुस्से में था। उसने कोड़े मारना बंद कर दिया और इसके बजाय आगे बढ़कर युवक के सिर पर लगातार लात मारता रहा, अपने दांत पीसता हुआ और गालियां देता हुआ। अरे नीच गुलाम, तुझे किसने बकवास करने को कहा? युवक का सिर फटा हुआ था और खून बह रहा था। दूसरे आदमी के जूते से उसका सिर जमीन पर जोर से कुचला गया था। वह छुड़ाने के लिए संघर्ष करता रहा। जियांग महिला, जो अभी भी अचंभित थी, अचानक जोर से चिल्लाई, पास आई, घुटनों के बल बैठी और दूसरे आदमी से दया की भीख मांगने लगी। ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए। उनमें 4-5 लोगों के समूह थे। वे सभी भेष बदले हुए मूल निवासी थे। लगभग 25-26 साल का एक आदमी था, जिसका माथा ऊंचा था और आंखें चमक रही थी। यह दृश्य देखकर उसकी आंखों में घना धुआं भर गया। उसके बगल में कुछ अनुयायी थे। वे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। भीड़ में से सबसे मजबूत और सबसे आक्रामक स्वभाव वाला एक जियांग आदमी निकला। उसका माथा नीली नसों से भरा हुआ था। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, यह तुम हान लोगों ने ही मेरे लोगों को यहाँ पकड़ लिया है। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली और आगे बढ़ा, लेकिन दूसरे आदमी ने उसे रोक दिया। उसके कदम रोक दिए। अध्याय 100। जियांग मिंग ने डियाओ मो की निगाह का अनुसरण किया और एक महिला को लाल रंग का मुखौटा पहने हुए लोगों के एक समूह की सुरक्षा में
या लोगों की ओर चलते हुए देखा। पश्चिमी सीमा पर हान और जियांग लोगों के बीच हमेशा भारी दुश्मनी रही है। लेकिन जियोंगनू के साथ संघर्ष के विपरीत क्षेत्र के लिए लड़ने के उद्देश्यपूर्ण कारण के अलावा हान राजवंश के अनुचित शासन का कारण भी था। अभी के दृश्य के बाद जियाओ कियाओ, हालांकि वह भी असहज महसूस कर रही थी, लेकिन इसके बारे में सोचकर यह वैसे भी ऐसा ही होगा। वह अभी अभी यहाँ आई थी, भले ही उसके पास वेई शाओ उसके समर्थक के रूप में हों, उसे स्थानीय अत्याचारियों के हितों को लापरवाही से नहीं छूना चाहिए। इसलिए थोड़ी देर झिझकने के बाद उसने जाने का फैसला किया। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। युवक को बहन कहते हुए सुनकर, क्योंकि उसे जियांग महिला की रक्षा करने के लिए बेरहमी से पीटा गया था, उसने फिर भी अपना सिर झुकाने से इनकार कर दिया। किसी कारण से उसे अपने छोटे भाई कियाओ सी की याद आ गई। वह इसे कैसे सहन कर सकता था। वह मुड़ा और वापस चला गया। प्रबंधक ने देखा कि महिला जनरल ने उसकी सलाह नहीं सुनी। ऐसा लग रहा था कि वह हस्तक्षेप करना चाहती थी, इसलिए उसके पास उसका अनुसरण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। युवक को तब तक पीटा गया जब तक उसकी आंखें सूज नहीं गईं। उसका मुंह खून से भर गया। या से मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को अभी भी संतोष नहीं हुआ। उसने उसे रोती और भीख मांगती जियांग महिला की तरफ लात मारी, पीटना जारी रखा। अचानक पीछे से एक महिला की आवाज सुनी, रुको। या महिला ने अपना सिर घुमाया, लाल रंग का मुखौटा पहने महिला को देखा और दंग रह गई। इस पश्चिमी क्षेत्र में बहुत हवा और रेत थी। महिलाओं के लिए हवा और रेत से खुद को बचाने के लिए बाहर जाते समय सिर पर स्कार्फ पहनना आम बात थी। फिर से निरीक्षण करें। रेशम की एक पतली परत के माध्यम से, हालांकि चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है, लेकिन अस्पष्ट रूप से अभी भी 5 इंद्रियों की रूपरेखा देखी जा सकती है। अंतर्ज्ञान से पता चलता है कि यह एक सुंदर दिखने वाली महिला है। उसकी आवाज भी सुनो, स्पष्ट और मधुर, सुनने में बहुत सुखद, शायद युवा। उसके कपड़ों का फिर से मूल्यांकन करें। हालांकि गुणवत्ता अच्छी है, लेकिन यह बहुत उत्कृष्ट नहीं है। अंत में उसके दल को देखें। एक मध्यम आयु वर्ग का दाढ़ी वाला आदमी और एक बूढ़ी नानी। अनुमान है कि वह एक मध्यम वर्गीय परिवार की युवती है। इस नहा आदमी का उपनाम हो है, उसका एक समर्थक है। आम तौर पर वह तान डुओंग शहर के मध्यम वर्गीय परिवारों को देखने की जहमत भी नहीं उठाता। वह एक कामुक व्यक्ति था, इसलिए उसके हृदय में तुरंत बुरे विचार उठे। वह पर्दा उठाकर देखना चाहता था। दरअसल उसने उसकी बातें सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, तुम किस परिवार की पत्नी हो? तुम घर पर क्यों नहीं रहती और सुई में धागा क्यों नहीं डालती? तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्रबंधक क्रोधित हो गया और कठोर स्वर में चिल्लाया, बेशर्म! क्या तुम जानती हो? जियो कियाओ ने प्रबंधक को रोका, जमीन पर बंधे दर्जनों जियांग लोगों को देखा और ठंडे स्वर में कहा, इन लोगों की कीमत चाहे जितनी भी हो, मैं उन सभी को खरीद लूंगा। प्रबंधक दंग रह गया। नहा लोग और उत्साह देख रही भीड़ भी दंग रह गई। जब वह अपने होश में आई, तो उसने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, क्या तुम उन सभी को खरीदना चाहते हो? जियो कियाओ ने जवाब दिया, तुम समझ नहीं पाए कि मैंने क्या कहा, या लोगों ने अब जाकर उसकी बात पर यकीन किया। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने थोड़ी ऊंची कीमत की पेशकश की। उन्होंने शुरू में सोचा कि वह मोलभाव करेगी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसने एक बार भी पलक नहीं झपकाई और कहा, उन सभी को मेरे लिए उत्तरी शहर के सरकारी कार्यालय में ले आओ। उन्हें देने के बाद आपको पैसे और दलिया मिलेगा। या लोग चौंक गए। पिछले साल जिंगझोउ का स्वामित्व बदल गया। यान्हो वेई शाओ ने चेन जियांग की जगह ली और जिंगझोउ के प्रमुख बन गए।
वहां के सभी अमीर परिवार वेई शाओ के आने और उसे लुभाने का इंतजार कर रहे थे। पहुंचने के कुछ समय बाद ही खबर फैल गई कि मार्क्विस यान जिन्यांग पहुंच गए हैं और उत्तरी शहर के सरकारी कार्यालय में ठहरे हुए हैं। पहुंचने के कुछ ही दिनों बाद जिन्यांग के धनी परिवारों ने यह खबर सुनी और एक के बाद एक उनके सम्मान में आए, उन्हें सुंदरियां और सोना चांदी दिए, लगभग जहाज का दरवाजा तोड़ दिया। वेई शाओ शहर के उत्तर में एक हवेली में रहता था। नहा आदमी को स्वाभाविक रूप से पता था। इस महिला ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लोगों को उस जगह पर लाया। नहा आदमी थोड़ा हिचकिचाया और एक सवालिया सांस के साथ पूछा, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? ना, हवेली ऐसी जगह नहीं है जहां तुम लोगों को अपनी मर्जी से ला सकते हो, है ना? उसने अपना स्वर बदला। उसे महिला कहा। जियो कियाओ ने ठंडे स्वर में कहा, मैंने तुम्हें देने को कहा था, बस मुझे दे दो। तुम इतने बातूनी क्यों हो? या मैन ने तुरंत अपने वरिष्ठ की सख्त आवाज सुनी और एक पल के लिए कुछ भी जल्दबाजी में करने की हिम्मत नहीं हुई। उसका भाव तुरंत बदल गया। वह हमेशा सम्मान करता रहा, हाँ कहता रहा, फिर अपना सिर घुमाया और जोर से जमीन पर एक साथ बंधे जियांग लोगों पर चिल्लाया। वे सभी आदेश सुनते ही खड़े हो गए। ये जियांग लोग उस युवक की तरह थे। वास्तव में वे युद्ध के कैदी नहीं थे, बल्कि पीली नदी में रहने वाले विभिन्न जियांग जातीय समूहों के निर्दोष लोग थे जिन्हें यहाँ पकड़ लिया गया था। लोगों का यह समूह मूल रूप से लगभग 100 लोगों का था जिन्हें एक साथ पकड़ा गया था। वे पीली नदी से ऊबड़ खाबड़ सड़क पर यहाँ तक पहुँचे, बहते रहे, फिर बीमार हुए, फिर मर गए। अंत में केवल कुछ दर्जन लोग ही बचे। उनमें से अधिकांश चीनी भाषा नहीं बोलते और जो सुनते हैं उसे समझ नहीं पाते। मैं तो केवल इतना जानती हूँ कि इस घूंघट वाली युवती ने मुझे खरीदा है, यह न जानते हुए कि अब आगे क्या होगा। वह लड़खड़ा गया और उसे आगे की ओर खदेड़ा गया। जियाओ कियाओ उस युवक के पास आया। यह देखकर कि वह सांस लेने के लिए हाँफ रहा था, उसने तुरंत प्रबंधक को उसे गाड़ी में ले जाने का आदेश दिया। प्रबंधक ने देखा कि युवक गंदा था, उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। वह एक पल के लिए झिझका, लेकिन अप्रत्याशित रूप से यह युवक बेहद जिद्दी था। वह जमीन से रेंगता हुआ ऊपर आया, जियाओ कियाओ को बहुत नीचे झुका और कहा, मैं अपने जीवन को बचाने की कृपा को कभी नहीं भूलूंगा, मेरे उपकारकर्ता। मैं गंदा हूँ। मैं अपने उपकारकर्ता की गाड़ी को गंदा करने की हिम्मत नहीं कर सकता, मैं खुद जा सकता हूँ। जियाओ कियाओ ने उसके चेहरे को देखा। हालांकि वह गंदा और मैला था, लेकिन उसकी आंखें बेहद साफ थीं। उसके शब्द भी सुरुचिपूर्ण और शालीन थे। वह एक सुशिक्षित व्यक्ति लग रहा था। उसे उसके बारे में अच्छी धारणा थी और मुस्कुराया और सिर हिलाया। जुआन नियांग आसानी से हिल गई। वह खुद जियांग महिला को खोलने के लिए गई। जियांग महिला ने 7 या 8 बार जियो कियाओ के सामने झुककर प्रणाम किया, फिर युवक के पास गई और कुछ ऐसे शब्द कहे जिन्हें जियो कियाओ समझ नहीं पाई। संभवतः वह उसकी चोटों के बारे में पूछ रही थी। युवक ने अपना सिर हिलाया और उसे कुछ शब्द कहकर सांत्वना दी, फिर मुड़कर लंगड़ाता हुआ जियांग के समूह के पीछे चला गया। जियांग महिला ने उसका समर्थन किया। उसके चेहरे पर सम्मान का भाव था। इससे जियाओ कियाओ को लगा कि ये दोनों लोग भाई बहन नहीं लगते। अचानक उसके दिमाग में यह विचार कौंधा। जियाओ कियाओ ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा, अनगिनत आंखों की चौकस निगाहों के नीचे बाजार से निकल गई, गाड़ी पर सवार हुई और हवेली में वापस आ गई। उत्साह देख रहे लोग रहस्यमय युवती की पृष्ठभूमि के बारे में गपशप करने लगे। थोड़ी देर बाद वे धीरे धीरे तितर बितर हो गए। अंत में वहां केवल कुछ लोग ही खड़े रह गए। जियांग मिंग ने कहा, उस महिला का मूल क्या है जो जिन यांग की हवेली में है? क्या यह हो सकता है कि वह यान हो से संबंधित हो? डियाओमो ने कुछ नहीं कहा,
केवल उस दिशा की ओर देखा जहां युवती को ले जाने वाला घोड़ा धीरे धीरे दूर जा रहा था। जब तक कि वह उसे और नहीं देख सका, उसने अपनी नज़र वापस खींच ली। मास्टर, अभी अभी एक फ्लैश में मैंने उस युवक की बाह पर टीहे जनजाति का एक टैटू देखा, एक और परिचारक अचानक बोला। जियांग मिंग दंग रह गया, फिर तिरस्कार से देखने लगा। तो वह एक टीहे व्यक्ति है। वह हान लोगों से चिपक कर रहती है। इस तरह से लूटा और अपमानित होना काफी योग्य है। टीहे लोंगशी में रहने वाले जियांग लोगों की एक शाखा है। वर्तमान कुलपति का नाम गुएन वोंग है। वे 40 से अधिक वर्षों से कुलपति हैं। वे काफी बुद्धिमान हैं और खेती और घर बनाने में अपने लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। वे धीरे धीरे खानाबदोश से स्थायी लोगों में बदल रहे हैं। जनसंख्या भी लगातार बढ़ रही है। वे जियांग समुदाय में एक प्रसिद्ध जनजाति है। यह बाद में ही हुआ कि लोंगशी में बचे हुए जियांग लोगों की तरह टीहे लोगों पर भी चेन जियांग और लियांगझो के गवर्नर फेंग झाओ ने अत्याचार किया और उन्हें अपनी मातृभूमि छोड़ने के लिए मजबूर किया। पिछले महीने डियाओमो ने ऊपरी जिले पर हमला करने की साजिश रची और हेती कबीले को लड़ाई में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन कबीले के नेता युआन वांग ने उसे अस्वीकार कर दिया। तिहोआ लोग स्थिर रहे। उस हार के बाद जियांग मिंग हमेशा हेती कबीले का जिक्र करते समय तिरस्कार महसूस करता था, जिसने युद्ध में भाग लेने की हिम्मत नहीं की। डियाओमो ने कहा, हर किसी की अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। टीहे कबीले का नेता बहुत सम्मानित और गुणी है, भले ही वह सेना न भेजे। उसने इसके बारे में सोचा होगा। मैं उसका बहुत सम्मान करता हूँ। बकवास करना बंद करो, जियांग मिंग ने उसे यह कहते हुए सुना, फिर अपना मुंह बंद कर लिया। डियाओमो ने सोचा, उस युवक की शक्ल उसकी आंखों के सामने आ गई। अचानक उसे कुछ जाना पहचाना सा लगा। मुझे याद नहीं कि मैंने इसे कहाँ देखा था। एक क्षण रुको, एक नौकर को जांच करने का आदेश दो। फिर उस व्यक्ति को शहर से बाहर ले आया। ट्यूक्यू ने एक बार में 20 या 30 जियांग गुलाम खरीदे। प्रबंधक वास्तव में समझ नहीं पाया। सिर्फ इसलिए कि मैडम को यह पसंद आया, नौकरों ने एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की। लौटने के बाद उन्होंने सबसे पहला काम यह किया कि जियांग लोगों के इस समूह को अपने बाल धोने और स्नान करने का आदेश दिया। फिर हान कपड़े पहनने को कहा और प्रत्येक व्यक्ति को एक जोड़ी जूते दिए गए। फिर खाने के लिए ले जाया गया। प्रत्येक व्यक्ति को 2 केक और असीमित दलिया दिया गया। जियांग के समूह के खाने के बाद प्रबंधक ने जियाओ कियाओ से पूछा कि वह उन्हें क्या काम देने की योजना बना रहा है। जियाओ कियाओ को भी नहीं पता था कि उन्हें क्या देना है। मैंने इन्हें अभी आवेग में आकर खरीद लिया। स्टीवर्ड के सवाल को सुनने के बाद ऐसा लगा कि वह अपने आदेश का इंतजार कर रहा था और उसने कहा कि वह उनसे पूछेगा और वे जहां चाहे जा सकते हैं और उसे उन्हें मजबूर करने की अनुमति नहीं है। स्टीवर्ड की आंखें चौड़ी हो गईं और उसका मुंह खुला रह गया। यह पता चला कि मैडम ने सिर्फ मनोरंजन के लिए जियांग गुलामों का एक समूह खरीदने के लिए पैसे खर्च किए थे। उसने कोई और सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की, पलट गया, किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाया जो जियांग बोल सकता था और जियांग समूह से पूछने चला गया। जियांग समूह ने शुरू में यह विश्वास करने की हिम्मत नहीं की कि उनकी इतनी अच्छी किस्मत है। सबसे पहले तो यह खरीदना बहुत सुविधाजनक था। मुझे न केवल पहनने के लिए कपड़े और जूते मिले, बल्कि भोजन भी मिला। पहले तो लगा कि यह काफी अच्छा है, लेकिन अचानक युवती ने उसे जाने दिया। पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने एक दूसरे को देखा। यह जानने के बाद कि यह सच है, 10 से ज्यादा लोग चले गए। अंत में बचे हुए आधे लोगों ने यह कहते हुए जाने से इनकार कर दिया कि अगर वे चले भी गए तो उनके पास अब घर नहीं होगा और सड़क बहुत दूर है।
यह अनिश्चित था कि वे जीवित पीली नदी क्षेत्र में वापस लौटेंगे या नहीं। वे केवल वहां रहना चाहते थे और मैडम की सेवा करना चाहते थे। वहां 12 पुरुष और 2 महिलाएं थीं, सभी बहुत कम उम्र के थे। मैनेजर ने देखा कि लोग उन्हें भगा रहे थे, लेकिन वे वहां से नहीं गए, इसलिए उसने मुड़कर ट्यूक्यू को सूचना दी। ट्यूक्यू ने एक पल के लिए सोचा, पुरुषों को अस्थायी रूप से काम करने दिया और महिलाओं को कपड़े धोने दिया। अगर कुछ करने को न हो तो आराम करें, जब तक वह कुछ और न सोचे तब तक प्रतीक्षा करें और फिर आगे की हिदायतें दें। फिर उन्हें आंगन के बाहर रहने का निर्देश दें, आंगन में न घुसने का। यह भी सुरक्षा के लिए है। आखिरकार जियांग लोगों के इस समूह के प्रति उसके मन में कोई बुरी भावना नहीं थी, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि उनके पास उसके खिलाफ कोई योजना है या नहीं। अंत में केवल वे 2 भाई बहन ही बचे थे। जियो क्याओ ने मैनेजर को उनके लिए एक कमरे का इंतजाम करने का आदेश दिया, फिर युवक के घाव का इलाज करने के लिए एक डॉक्टर को बुलाया। मैनेजर ने हर कदम का पालन किया। कुछ दिनों बाद जियांग युवक के घाव में काफी सुधार हुआ। उसने अपना नाम युआन बताया और फिर उसे धन्यवाद दिया। जब उसने ट्यूक्यू को देखा तो उसकी आंखें चमकीली और साफ थी, कृतज्ञता से भरी हुई। उस दिन वह गंदा था। ट्यूक्यू ने केवल उसकी साफ और चमकीली आंखों पर ध्यान दिया। अप्रत्याशित रूप से नहाने और कपड़े बदलने के बाद उसका रूप इतना उज्ज्वल था। जियांग आदमी अपने पूर्वजों को याद करने के लिए अपने बालों को अलग करने की आदत रखता था और अपने माथे पर एक दुपट्टा बांधता था। युआन नाम का यह युवक, जिसके काले बाल उसके कंधों पर गिर रहे थे और त्वचा बर्फ की तरह सफेद थी, वहां एक बांस के पेड़ की तरह खड़ा था। अगर उसके माथे और आंखों के कोनों पर चोट के निशान न होते तो वह शायद उसके छोटे भाई क्याओ सी जैसा दिखता जब वह 12 या 13 साल का था। जियाओ क्याओ को उसके और भी करीब महसूस हुआ। बस इतना था कि वह जितनी ज्यादा देखती उतना ही उसे लगता कि वह और जियांग महिला असली भाई बहन नहीं लगते। अगर वे असली भाई बहन नहीं थे तो उन्हें लूटा और बेचा गया था। इसके पीछे कोई छिपा हुआ कारण होना चाहिए, लेकिन वह पूछना नहीं चाहती थी। इसके अलावा उस दिन उसे खरीदना बस आवेग का क्षण था और वह दूसरों के छिपे हुए कारणों के बारे में पूछताछ करने नहीं जाना चाहती थी। हंसते हुए उन्होंने कहा, यह अच्छी बात है कि तुम ठीक हो। उस दिन तुम्हारे साथ गए कुछ लोग पहले ही जा चुके हैं। जब तक तुम अपनी चोटों से ठीक नहीं हो जाते तब तक प्रतीक्षा करो। यदि तुम जाना चाहते हो तो जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। उस रात चून नियांग सिलाई रूम में था, जियाओ क्याओ के साथ बातचीत करते हुए। महिला कई दिनों से यहाँ है और मुझे नहीं पता कि दक्षिणी स्वामी वापस लौटेंगे, नियांग ने जल्दी से कहा। तब महिला ने पदयात्रा सुना और स्टीवर्ड ने अंदर आकर कहा, एक्साइची काउंटी ने महिला को एक पत्र लाया। ट्यूक्यू ने ऊपर देखा और लिखना बंद कर दिया। जुआन नुओंग जल्दी से पत्र प्राप्त करने के लिए खड़ा हुआ, खुशी से इसे ट्यूक्यू को देने के लिए वापस आया। क्या संयोग है!